Hey guys, welcome back to Universal Education. So today we will discuss about ion equilibrium. So in this lecture we are going to discuss about how to calculate concentration of any reactant and product for a weak electrolyte dissociation reaction. Okay, so केमिकल इक्विलिब्रियम जो है जिस तरीके से होता है कि उसमें कोई हमारे पास कंपाउंड होता है, कोई रिएक्टेंट होता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो एक इक्विलिब्रियम बनाता है। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इसके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट का क्या है। सो वहाँ पर किसी केमिकल कंपाउंड का प्रोडक्ट में जो फॉर्मेशन होता है उसका इक्विलिब्रियम स्टेट हम लोग चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट हो रही है, तो उस समय हम किस तरीके से कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं, कितने एक्सटेंट में कोई कंपाउंड डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको शुरू से करेंगे स्टार्ट। तो नंबर 1 कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे और इसके कितने टाइप हो सकते हैं। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कोई आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो या फिर आप जनरली भी कह सकते हो कि अगर आपके पास कोई केमिकल कंपाउंड है, जस्ट यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू मेक अ सॉल्यूशन विथ वाटर। तो वाटर के साथ अगर आप बना ले रहे हो सॉल्यूशन तो उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो एग्जैक्टली यही चीज़ सही है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट को आप डिसोसिएट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एक कंटेनर में वाटर रख करके, तो हम कहेंगे कि ये एक सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, तो इसको दो टाइप से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला कंडक्टिंग, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन जो कंडक्टिंग हो, और दूसरा है नॉन कंडक्टिंग। राइट, तो कंडक्टिंग अगर इसकी बात करें तो सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। नॉन कंडक्टिंग में क्या आता है, सॉल्यूशंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब डिसोसिएट नहीं होगा, सच एज यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, ग्लिसरीन, इटेसी। राइट, तो नॉन कंडक्टिंग ये मटेरियल्स हैं, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, ग्लिसरीन और भी होते हैं। तो यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग की बात हो रही है, जो कि कंडक्ट ना करे इलेक्ट्रिसिटी को जब सॉल्यूशन बन जाए। मतलब कि वाटर है और उसमें डाल दो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे। राइट, लेकिन कंडक्टिंग क्या होता है कि अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो, जैसे कि एसिड्स का कोई ले लो, एसिड HCl, H2SO4, या बेस ले लो या सॉल्ट ले लो जैसे NaCl है, तो NaCl का अगर H2O के साथ बना रहे हो आप अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस एंड नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन। अब कंडक्टिंग देखो, हम नॉन कंडक्टिंग की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन हम बात करेंगे कंडक्टिंग का। कंडक्टिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप्स हो सकता है। पहला स्ट्रांगली कंडक्टिंग एंड सेकंड वन इज वीकली कंडक्टिंग। सो what about strongly conducting? So solutions of strong electrolytes which ionize almost completely in water, such as HCl, H2SO4, HNO3, NH4Cl, NaCl, NaOH and KOH. Right, so these are the compounds which dissociate completely। strong electrolyte होते हैं, तो strong electrolyte completely dissociate हो जाते हैं, मतलब कि डिसोसिएशन जो होगा वो ब्रेक होंगे आयंस में, वो कम्प्लीटली हो जाते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, वो कुछ क्वांटिटी में, थोड़े क्वांटिटी में वो ब्रेक होते हैं, लेकिन कुछ में नहीं ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बात करेंगे तो स्लाइटली आयोनाइज इन वाटर सच एज CH3COOH, NH4OH, H3PO4, HCN। अब इन्हीं की हम बात करेंगे, इन्हीं का स्टडी करेंगे ओवरऑल चैप्टर में। सो स्ट्रांगली तो 100% डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास HCl है, तो HCl डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा H+ और Cl- में, पूरी तरीके से ये डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर अल्फा जो है वो 100% है। तो अभी अल्फा की बात करेंगे, अल्फा क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वीकली कंडक्टिंग सॉल्यूशंस। तो वीकली कंडक्टिंग में क्या यूज होता है, किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, स्लाइटली आयोनाइज होते हैं वाटर में। राइट, तो CH3COOH हो गया, NH4OH हो गया, H3PO4 हो गया, CN, these are weak electrolytes. Now next is there are two types of electrolytes, so strong and weak। तो अभी हमने डिस्कस किया था। तो
आगे हम बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है हाई होता है, अल्फा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब आगे डिटेल में जानेंगे। तो एंड अप्रोचेज यूनिटी, मतलब कि इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। परसेंटेज बोलोगे तो 100% होता है। दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज्ड व्हेन डिजॉल्व्ड इन पोलर मीडियम। पोलर मीडियम की बात हो रही है, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सो इलेक्ट्रोलाइट्स विच टोटली कम्प्लीटली डिजॉल्व और आयोनाइज्ड इन पोलर मीडियम लाइक वाटर, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड नाउ नंबर 2, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट? These are not completely ionized when dissolved in polar solvent and they behave as poor conductors of electricity. Right? तो जैसे अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसको हम डिजोल्व कर रहे हैं पोलर सॉल्वेंट में, देन दैट इज गोइंग टू डिजोल्व वीकली। ठीक है, कुछ क्वांटिटी में डिजोल्व होगा, कुछ बचेगा जो कि पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होगा। सो वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। अल्फा कितना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो नाउ यू कैन सी एग्जांपल्स: CH3COOH, H3PO4, H3PO3, NH4OH. Okay, so equilibrium between ions and unionized molecules is established in solution. तो कोई solution है तो उसमें ions और unionized molecules में equilibrium एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस जो बनते हैं और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उनके बीच जो इक्विलिब्रियम होता है स्टेबलिश होता है। नाउ नेक्स्ट, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है? सो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा may be defined as fraction of total number of molecules of an electrolyte which dissociate into ions, right? So अल्फा को हम डिफाइन कर सकते हैं कि fraction of total number of molecules of an electrolyte which dissociate into ions. ओके, तो अल्फा जो है परसेंटेज आयनाइजेशन अपॉन 100 कर दो, मिल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Alright, so we can write that alpha is equals to number of molecules dissociated as ions upon total number of molecules of electrolyte dissolved. Number of molecules dissociated as ions, ठीक है, upon total number of molecules of electrolyte dissolved. तो जितना आपने इनिशियली डाला था, ठीक है, और जितना डिसोसिएट हुआ है, दोनों का रेशियो ले लो, मिल जाएगा अल्फा। सो दैट विल बी इन परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज आयोनाइजेशन। ठीक है, तो अब देखो आता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है उसका जो बेसिस है, तो इसका बेसिस इसी कॉन्सेप्ट पर है कि अगर हम कोई कंटेनर लेते हैं और उसमें कोई एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट ले लो, सॉल्वेंट लेट H2O, ठीक है, सो दिस इज दिस सॉल्वेंट H2O। नाउ अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालते हैं, तो वो जो है आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट होना शुरू कर देता है। तो उसके आयंस जो है H2O के साथ मिल करके इसमें डिजॉल्व होना शुरू कर देते हैं। तो इसमें दोनों प्रोसेस चलती है, एक कि डिजॉल्व हो रहा है, दूसरा फिर से इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म हो रहा है, दोनों प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली दोनों एग्जीक्यूट करती हैं। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम मिलता है डिसोसिएटेड पार्ट का, यानी कि AB फॉर्म का, AB अनडिसोसिएटेड हो गया, और जो डिसोसिएटेड पार्ट है दैट विल बी A प्लस B माइनस, राइट। तो इनिशियली T इक्वल्स टू 0 एट इक्विलिब्रियम पर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे, एक T इक्वल्स टू 0। तो T इक्वल्स टू 0 पर जब टाइम कुछ नहीं हुआ है, जैसे हमने डाला, उस समय AB का जो कंसंट्रेशन है वो C है, A प्लस और B माइनस का कुछ नहीं है, बिकॉज कि वहाँ पर कोई डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम रीच करता है, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम पहुंचता है, तो यहाँ पर C1 माइनस अल्फा मिलता है, C अल्फा अल्फा। ये कैसे हुआ? जैसे अगर लेट करें कि C है इसका, ठीक है, और अब हम लेट कर ले रहे हैं कि इसमें से जो देखो कंसंट्रेशन दिखाना है तो C अल्फा से दिखाते हैं, जो जा रहा है, ठीक है, तो वो जा रहा है इसमें से C अल्फा जा रहा है, और यहाँ बन रहा है C अल्फा, यहाँ बन रहा है C अल्फा। तो बेसिकली ये क्या है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, और C अल्फा बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस अपॉन AB कंसंट्रेशन।
राइट। तो सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू वन माइनस अल्फा हो जाएगा। तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा मिल जाएगा तुम्हें इसका वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट का। ना फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम अगर बात करेंगे तो अल्फा विल बी लेस देन वेरी वेरी लेस देन वन। तो अल्फा हमेशा एक से बहुत बहुत छोटा होगा। ओके, तो सी अल्फा और सी अल्फा राइट मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में सी इंटू वन माइनस अल्फा लिख दो तो मिल जाएगा के डिसोसिएशन कांस्टेंट राइट। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा विल बी वेरी वेरी लेस देन वन। ठीक है, मतलब कि जो डिसोसिएशन होगा बहुत ही कम क्वांटिटी में होगा, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वन माइनस अल्फा क्या होगा, लगभग में इक्वल हो जाएगा वन के, क्योंकि अल्फा बहुत ही कम है। लगभग नेग्लिजिबल कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको वन के इक्वल। ओके, तो अगर ऐसा है तो ये चीज़ हम यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको बोल देंगे कि दिस इज वन। ठीक है, अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा के इक्वल्स टू, यहाँ से देखो अगर ये नेग्लेक्ट कर दिए तो क्या मिलेगा, के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर राइट। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन। अब यहाँ से अल्फा मिल जाएगा रूट की अपॉन सी। So this is equation for the degree of dissociation. If you want to calculate the degree of dissociation of any particular reaction, ionic reaction, ionic equilibrium reaction, then you have to use this formula alpha equals to root k by c. k क्या है, k है dissociation constant, याद रखना dissociation constant। ये वैल्यू गिवन होती है पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर आपको निकालना होता है वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। सी जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन है, जैसे कि अभी देखे थे सी कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब अगर तुम्हें पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का लेना है तो सी इंटू वन माइनस अल्फा ले लो रिएक्टेंट का, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है उसका हो जाएगा सी अल्फा सी अल्फा। तो ये अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ओके, जो वैल्यू जो हमारे पास कंसंट्रेशंस मिलते हैं अलग अलग रिएक्शंस के लिए उसको हम बताते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना मिला था, रूट में के अपॉन सी। तो अगर हम सी अल्फा लिखना चाहें तो सी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से मिल जाएगा रूट सी के राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ एनी आयन विल बी सी अल्फा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ए और बी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ए है, ठीक है, ए प्लस और बी माइनस, इन दोनों का जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो सी अल्फा है एट इक्विलिब्रियम। यही तो हमें कैलकुलेट करना होता है कि भाई इक्विलिब्रियम रीच किया तो वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है प्रोडक्ट का राइट। तो हम लोग ये फॉर्मूला, ये वैल्यू यूज करते हैं सी अल्फा। तो सी अल्फा क्या होगा, रूट सी के होगा राइट। तो रूट सी के हम कैलकुलेट अगर कर लिए, मतलब के मिल गया और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था वो मिल गया ए बी का, तो हम जो है रूट कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एनी आयन जो कि बन रहा है राइट। तो thus degree of dissociation of a weak electrolyte is proportional to square root of dilution। तो अगर बात करोगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की राइट, अल्फा विल बी यू नो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द रूट स्क्वायर ऑफ डाइल्यूशन। तो यहाँ पर वही दिखे थे कि अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के बाई सी, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि किसी रिएक्शन का डाइल्यूशन क्या है, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन क्या है। देखो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन तो 100% हो रहा है ना, मतलब कि उसमें अल्फा का वैल्यू वन है, वी डोंट नीड टू सी एनीथिंग। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में कितना डिसोसिएट हुआ ये तो हमें मेजर करना जरूरी है ना। मान लो आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, आपको पता करना है कि कितना डिसोसिएट हो जाएगा, कितना डिसोसिएट नहीं होगा। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए आपको अल्फा यूज करना पड़ेगा, और अल्फा क्या होता है, अल्फा जो होता है प्रोपोर्शनल होता है रूट में के बाई सी। ओके, ऑलराइट, सो नाउ वी हैव टू सी एन एग्जांपल फॉर दिस ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं यू नो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के का वैल्यू। जैसे कि के हमने पीछे ये कैलकुलेट किया है, के इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस ओके इन 0.10 मोलरिटी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो है वो उसका जो मतलब कंसंट्रेशन दिया है 0.10 मोलरिटी दिया है, और इसमें कह रहा है कि जो H प्लस आयन है इसका कंसंट्रेशन, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन
ऑफ अ वीक एसिड, एक वीक एसिड के लिए 1.0 10⁻⁵ मोल पर लीटर है, तो इसका वैल्यू है 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो ऑब्वियसली तुम्हें कंसंट्रेशन गिवन है और मोलरिटी जो है ये गिवन है कि कितना कंसंट्रेशन है उस एसिड का। तो एसिड मान लो कि AB है और वो डिजोल्व होगा तो ऑब्वियसली A+ और B- में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो B- है अगर कंसिडर करोगे H+ के फॉर्म में, ठीक है, या फिर A+ को ही कंसिडर कर लो। A+ को अगर H+ कंसिडर करें तो इसका कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर गिवन है। Now we have to calculate what will be K for this reaction if the concentration of this AB is 0.10, right? इतना मोलरिटी है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो कैसे करते हैं। तो HA लेट कर लो कि हमारे पास HA कोई एसिड है, वीक एसिड है, और ये डिसोसिएट होगा H+ में, A- में। तो इनिशियल लेवल पे 0.1 मोलरिटी है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो 0.0 इसका उसमें बन रहा है प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जब हम देखेंगे तो 0.1 में कितना गया, जितना H+ बना था। H+ कितना बना था, ये गिवन है कि H+ का जो कंसंट्रेशन है दैट इज 1 × 10⁻⁵। तो 1 × 10⁻⁵ यहाँ पर हम रख देंगे और इसमें से ये खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा, 0.1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 × 10⁻⁵, और यहाँ पर भी उतना ही बनेगा A- जो कि बेस है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। अब K निकालते हैं। देखो K निकालने का वही तरीका होता है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यहाँ पर आयनिक की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो बस इसमें जो आयंस है यहाँ पर H+ A- उसको लिख लो और अपॉन कर दो HA, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ बच गया, समझ पा रहे हो ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट था, यानी कि एसिड जो है वो वीक एसिड है। वीक एसिड की वजह से यहाँ पर ये बच गया। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग होता तो 0 हो जाता, यहाँ पर कुछ बचता ही नहीं, ओवरऑल डिसोसिएट हो जाता, तो आसान होता कैलकुलेशन में। तो रिएक्टेंट कुछ नहीं बचता, 0 हो जाता, मतलब इन्फिनिटी, K का वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाता, राइट। जैसा कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं तीनों कंडीशंस, राइट। तो हमें यहाँ पर H+ का वैल्यू अब डालना है। H+ का वैल्यू मतलब कि H+ का कंसंट्रेशन, और फिर A- का कंसंट्रेशन, और फिर HA का कंसंट्रेशन। ये वैल्यूज अगर हम इसमें डाल दें तो हमें मिल जाएगा K। वही करना है यहाँ पर कि ये वैल्यूज देखो इसमें डाल दियो, और यहाँ पर HA का वैल्यू जो है मिल जाएगा 0.10, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था। इनिशियल जो कंसंट्रेशन है ये यहाँ पर है। तो Ka यानी कि आपको जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो मिल जाएगा 1 × 10⁻⁹। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल गया एसिड का 1 × 10⁻⁹, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइक दिस, जस्ट यू हैव टू रीड दिस वन, और अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और अपने आप से करने की कोशिश करो। नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता ही रहा हूँ। सो what will be the solution of this question? So first of all we need to study it. Okay, so what will be the dissociation constant of 0.1 नॉर्मेलिटी। यहाँ नॉर्मेलिटी में कंसंट्रेशन गिवन है, समझे। तो आपको सोल्यूशन आना चाहिए जब भी आप कर रहे हो ये चैप्टर, तो आपको सोल्यूशन आना चाहिए, या फिर कह सकते हो कि सम बेसिक्स आपको आना चाहिए, राइट, जो केमिस्ट्री का सम बेसिक पार्ट होता है। अगर नहीं आपको आता है तो ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न दैट। ओके, सो एक्वस अमोनिया कह रहा है कि व्हाट विल बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी। एक्वस अमोनिया मतलब NH4OH, राइट। अमोनिया को पानी में डिजोल्व किया गया है। एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, व्हाट विल बी द वैल्यू इफ कंसंट्रेशन इज 0.01 नॉर्मेलिटी। तो कंसंट्रेशन अगर 0.01 नॉर्मेलिटी है तो व्हाट विल बी द वैल्यू, मतलब कि जो हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या होगा, K का वैल्यू। तो 0.1 नॉर्मलिटी इसका कंसंट्रेशन गिवन है जो हमारे पास सॉल्यूशन है। अब वो डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, तो अल्फा के टर्म में। तो हमें पता करना है कि K का वैल्यू क्या होगा अगर कंसंट्रेशन जो है 0.01 एक बार हो और एक बार 0.01 हो, ठीक है। तो 0.1 नॉर्मलिटी के लिए पहले कैलकुलेट कर लो और फिर उसी तरीके से 0.01 नॉर्मलिटी के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन देखो, NH4OH NH4+ + OH- इसी फॉर्म में डिसोसिएट होगा। अब डिसोसिएशन के बाद
आपको समझ में आ रहा है कि पहले 1 हम लेट कर ले रहे हैं, ठीक है, इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है इसको हम लेट कर रहे हैं कि इनिशियल लेवल पे जो इसका कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो 1 है, लेकिन उसके बाद, ठीक है, ये 0 और 0 रहता है, लेकिन उसके बाद जब इक्विलिब्रियम रीच करता है तो 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो यहाँ पर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म लिखा गया है, यहाँ पर कंसंट्रेशन के टर्म नहीं लिखा गया है। देखो अगर कंसंट्रेशन इसको लिखना होता क्या करते, C1 माइनस अल्फा कर देते और ये क्या हो जाता C अल्फा, और ये क्या होता C अल्फा। ये कंसंट्रेशन के टर्म में है और अल्फा किस टर्म में है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में, राइट। तो सिंस हमें ये गिवन है कि सॉल्यूशन इज 0.1 नॉर्मलिटी, मतलब कि जो इनिशियल लेवल पे ये हमारे पास कंसंट्रेशन है इतना नॉर्मलिटी है। अगर नॉर्मलिटी में तुम्हें वैल्यूज गिवन है कंसंट्रेशन का तो यू कैन कैलकुलेट वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/0.1 10 लीटर, तो 10 लीटर हमें मिल गया वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर 10 लीटर है तो अभी सी बात है कि ये तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं C अल्फा C1 माइनस अल्फा, अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो यही तो कंसंट्रेशन मिल जाता है, राइट। तो वही चीज़ हम करते हैं यहाँ पर, 1 माइनस अल्फा को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो कंसंट्रेशन मिल जाएगा। और एग्जैक्टली यहाँ पर NH4 प्लस के लिए OH माइनस के लिए इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम अल्फा पॉइंट 10 लिख देंगे बिकॉज V इज 10, राइट। अब लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो जाएगा दिस इंटू दिस अपॉन दिस वन, राइट। तो इसका आंसर इतना मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो कांस्टेंट होता है। देखो अभी मैंने कैलकुलेट किया किसके लिए, 0.1 नॉर्मलिटी के लिए। अब आपको कैलकुलेट करना है 0.01 नॉर्मलिटी के लिए। जब ये कंसंट्रेशन होगा तो क्या करोगे, अब जो वॉल्यूम आएगा वो 0.01 नॉर्मलिटी होगा, मतलब कि 100 हो जाएगा। तो 100 लीटर के लिए आपको कैलकुलेट करना है ये वैल्यू। तो आप इसको करके बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना। सो दिस इज योर जॉब। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, तो कॉमन आयन इफेक्ट इसी में रिएक्शन में आता है। जैसे कि मान लो H आपके पास एसिड है और H प्लस बन रहा है और A माइनस, तो अगर इसमें एक आयन और मिला दो एक्स्ट्रा, जैसे मान लो कोई H प्लस एक्स्ट्रा कोई दे रहा है, जैसे लेट कर लो कि HC मान लो कि C माइनस बन रहा है और H प्लस भी बन रहा है ब्रेक होने पर, दोनों को मिला दो तो H प्लस एक्स्ट्रा अवेलेबल है ना। तो ये क्या होता है कि कॉमन आयन इफेक्ट कहता है कि अगर मान लो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है कोई AB और वो बना रहा है A प्लस प्लस B माइनस, तो डिसोसिएशन के बाद ये जो वैल्यू हमें, मतलब ये जो डिसोसिएशन मिल रहा है, आयंस मिल रहे हैं, आफ्टर अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर हम देखें इसको तो इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा कोई अलग, जैसे A प्लस क्या कौन सा पार्ट है, प्लस आयन है, राइट। तो अगर यहाँ पर कोई अलग से A प्लस आयन कोई और कंपाउंड मतलब आपको इसमें ऐड मिल जाता है, जैसे AB है, AB के साथ और कुछ ऐड कर दो AC, तो यहाँ से भी A प्लस आएगा। A प्लस यहाँ से और यहाँ पर जो A प्लस है दो हो जाएंगे। तो यही बोलता है कॉमन आयन इफेक्ट, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ वीक की बात की गई है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट, इज सप्रेस्ड बाय एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट दूसरा जो ऐड कर रहे हैं दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, यानी कि AC मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। AC का डिसोसिएशन बढ़िया होगा, A प्लस ज्यादा बनेगा AC से, जबकि AB से उतना बढ़िया नहीं बनेगा, यानी कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन रेफरेंस में किसके बात कर रहे हैं, AB के। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये ज्यादा A प्लस देगा। तो वही बोला गया है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इस AB का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो सप्रेस हो जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट, यू कैन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन। अगर दूसरा कोई इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाल रहे हो और जो हमारे पास कॉमन आयन उसमें मिल रहा है उसकी वजह से सप्रेस हो जाता है उसका डिसोसिएशन। किसका डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन, राइट। तो इस तरीके से इसको देखते हैं। तो चलो अब इसको देखो, एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम लोग समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HCN इज 4 × 10⁻⁻10। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन 0.2 मोलरिटी सॉल्यूशन ऑफ HCN कंटेनिंग 1 मोल पर लीटर ऑफ KCN। समझो अब कि HCN कंटेन कर रहा है इसके साथ KCN भी,
और KCN से CN माइनस मिल रहा है और यहाँ से भी CN माइनस मिल रहा है, मतलब कि कॉमन आयन मिल गया। तो आपको यही देखना है कि पहले कॉमन आयन मिल रहा है कि नहीं। कॉमन आयन अगर मिल गया तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट को सप्रेस कर देगा। देखो HCN जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, KCN स्ट्रॉन्ग है। कहोगे कि ये कैसे पता? तो इनकी जो डिसोसिएशन मतलब वैल्यू होती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है होता है, ये सब कैलकुलेट करके ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। इसका अपना एक चार्ट होता है। आई विल प्रोवाइड दैट आफ्टर दिस लेक्चर। ओके, तो अभी आप समझो कि KCN इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया डिसोसिएट होगा K प्लस CN माइनस में। H प्लस उतना बढ़िया छोड़ के नहीं जाता है, तो ये वीक होता है। तो CN माइनस का जो यानी कि डिसोसिएशन ऑफ SCN विल बी सप्रेस्ड बाय विच वन? KCN, राइट। KCN सप्रेस कर देगा बिकॉज कॉमन आयन दे रहा है CN माइनस। ओके, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ SCN इज 4 × 10⁻⁻10, मतलब K का वैल्यू दिया है SCN के लिए। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, वी हैव टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ओके, इन 0.2 मोलरिटी सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है 0.2 मोलरिटी है। SCN कंटेनिंग 1 मोल ऑफ KCN, तो इसका जो KCN है इसके साथ KCN का जो कंसंट्रेशन है वो है 1 मोल पर लीटर, राइट। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन है। यू हैव टू सॉल्व दिस, यू हैव टू पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। If you are not able to solve this, so obviously I am going to explain it further. So now next, the solution of this one. So the dissociation of SCN is represented as SCN H plus plus CN minus. obvious सी बात है, डिसोसिएशन यही मिलेगा। अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपके पास कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। यहाँ से H प्लस मिलेगा इतना, ओके। अब देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द टोटल CN माइनस कंसंट्रेशन कम्स फ्रॉम KCN, मतलब CN माइनस जो आ रहा है वो SCN से नहीं, CN माइनस KCN से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा बढ़िया ब्रेक होगा, तो CN माइनस यहाँ से ज़्यादा अवेलेबल होगा। सो विच अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, it is further assumed that dissociation of SCN is very very small and the concentration of SCN can be taken as concentration of undissociated SCN। समझ में आया ना कि SCN का जो कंसंट्रेशन है ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो कि डिसोसिएट ही नहीं हुआ है, क्योंकि KCN CN माइनस तो फुलफिल कर दे रहा है। सो HCN इक्वल्स टू 0.2 मोलरिटी मिल जाएगा और CN माइनस इक्वल्स टू 1 मोलरिटी मिलेगा, ठीक है। तो 1 मोलरिटी क्यों मिला? SCN जो है आपके पास देखो गिवन है ना, SCN 0.2 मोलरिटी, तो वही है। KCN 1 मोल बोला है तो 1 मोल पूरा पूरा मिलेगा क्योंकि पूरा डिसोसिएट हो रहा है। अब ये वैल्यू H प्लस वाले फॉर्मूला इसमें डाल दो तो मिल जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन। समझ में आया ना? तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स। तो यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व all the questions. So this is next example. Determine the concentration of hydroxyl ions in 0.4 molarity NH4OH solution having no ammonia chloride and 5.35 gram of NH4Cl in liter of solution. Ionization constant of NH4OH is 1.8 × 10⁻⁵। देखो इसका सोल्यूशन ये गिवन है। जैसे अगर आपको पता करना है कि NH4OH का जो मतलब डिसोसिएशन हो रहा है उसमें OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट केस के लिए अल्फा निकालना पड़ेगा। सो दीज आर क्वेश्चंस। सो एग्जांपल एंड दिस वन यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। अगर आपको नहीं आता है यू हैव टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड इट्स सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन हियर, राइट। यू कैन see here, you can take a screenshot and try by yourself. If you are not able to do this one, then obviously I will explain it further in next lecture, right? So this is the end of this video. Thank you for watching. Like, share and subscribe this channel. Thank you.